नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित मलिक है। आज अपनी इंग्लिश की पहली क्लास है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हरियाणा के अंदर इंग्लिश का 1 या 2 क्वेश्चन ही आते थे। तो मोस्टली बच्चे क्या करते थे कि इंग्लिश को स्किप कर देते थे, वो उसको टाइम नहीं देते थे। लेकिन अब अपने पिछले कुछ टाइम से देखा होगा कि इंग्लिश के 5 से 10 क्वेश्चन आने लग गए हैं। जैसे 2023 का पेपर है, इसके अंदर देखो 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आए थे। एक और इंग्लिश का इसमें भी 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 का सीईटी मेंस का पेपर है, इसके अंदर देखिए 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। ये 2025 का है सीईटी प्री का, इसके अंदर भी इंग्लिश से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब क्या है कि जैसे पहले एचएसएससी इंग्लिश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन अब वो इंग्लिश को मेन सब्जेक्ट के तौर पे लेने लग गया है। और हर सेट के अंदर कोई भी एग्जाम हो, कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आने लग गए हैं। तो अब मान लो अगर आप इंग्लिश की तैयारी नहीं करोगे और वहां पर 10 क्वेश्चन मिले आपको, और आप अगर मान लो तुक्के मारोगे तो आपके 1 या 2 ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश की तैयारी करके जाओगे और वहां पे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ठीक कर दोगे। तो जो बच्चा बिना तैयारी के जाएगा, आप उससे 5 क्वेश्चन ज्यादा ठीक कर पाओगे इजिली। तो यहाँ से आपका स्कोर उससे 5 नंबर आगे चला जाएगा। समझ रहे हो बात को? इंग्लिश कोई ऐसा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। वैसे ही हरियाणा के अंदर क्या है कि हा हुल्ला मचा हुआ है, बच्चे मतलब डरते हैं इंग्लिश को देखे। क्यों? एक तो मतलब उनका रीजन ये है कि बेसिक उनका इंग्लिश का क्लियर नहीं है। जैसे स्कूल्स में इंग्लिश को लेकर ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाती, और मतलब एक उनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं होता है। मतलब कई रीजन होते हैं कि जिस कारण से वो इंग्लिश से थोड़ा दूर हटते हैं। तो अब मैंने क्या सोचा है कि मैं आपको इंग्लिश की क्लास दिया करूंगा, जिससे आपका आने वाले मेंस मेंस लगा लो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम लगा लो, हरियाणा पुलिस का लगा लो, कोई भी लगा लो, जिसके अंदर भी इंग्लिश आएगी तो आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पाओगे। दोस्तों, इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि 2 चीजें मेन होती हैं। एक तो इंग्लिश ग्रामर होती है और एक इंग्लिश वोकेबुलरी होती है। ठीक है? अब दोनों में अंदर से क्वेश्चन आते हैं। जैसे ग्रामर के अंदर काफ़ी पोर्शन होता है, कई टॉपिक होते हैं इसके अंदर। जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, टाइम टेंस होता है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन नरेशन एंड वॉइसेस होते हैं। ठीक है? और दूसरी साइड वोकेबुलरी होता है, जिसको शब्दावली कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनकी मीनिंग्स आपको याद करने होते हैं, और उन्हीं मीनिंग्स के बेस पे आप उन वर्ड्स का एंटोनिम या सिनोनिम निकाल सकते हो। एंटोनियम्स होते हैं विलोम शब्द, जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा विलोम शब्द होते हैं। वैसे ही सिनोनिम्स होते हैं पर्यायवाची शब्द। इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द को सिनोनिम्स बोलते हैं। आप इनको तभी बता पाओगे जब आपको कोई जो वर्ड दिया हुआ है उसका मीनिंग आपको पता होगा। ठीक है? अब क्या होता है, वोकैबुलरी मतलब एक बहुत बड़ा समुद्र होता है, जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड होते हैं, मिलियंस ऑफ वर्ड होते हैं, और इन सब को याद कर पाना ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो मेन 250 से 300 वर्ड्स होंगे उनको याद करेंगे ट्रिक के द्वारा। मैं आपको डेली 5 से 10 वर्ड याद कराया करूंगा। आप अपने नोटबुक बना लेना, उसमें लिख सकते हो, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे उसकी पीडीएफ मिल जाया करेगी। उसके बाद आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसके अंदर क्या होता है कि आपको 5-4 वर्ड की कोई भी चीज़ दे देंगे, उसका आपको एक शब्द बताना पड़ेगा कि क्या होता है। अगला होता है ईडियम एंड फ्रेज। ईडियम एंड फ्रेज को हिंदी में मुहावरे और लोकोक्तियाँ बोलते हैं। आपने हिंदी व्याकरण के अंदर बहुत पढ़ा होगा मुहावरे। ठीक है? तो ये हमारा इंग्लिश जो 2 पोर्शन में बटा हुआ है। जैसे मान लो अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि 60% आपका ग्रामर से आ जाए और 40% आपका यहाँ से आ जाए। तो हमें दोनों चीज़ों को कवर करना है। तो चलिए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 वोकैब लिखे हुए हैं, जिनके मैं आपको वर्ड ट्रिक के द्वारा याद करवाऊंगा। सबसे पहले अपना वर्ड आएगा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट होता है सामना करना। अब वैसे तो आप मतलब कन्फ्रंट को भूल जाओगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है, याद नहीं होगा। तो इसकी मैंने ट्रिक लिखी हुई है। जैसे कन्फ्रंट को हम अलग अलग पढ़ेंगे। कन से बन जाएगा कौन, और फ्रंट से फ्रंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं कौन फ्रंट में आकर सामना करेगा। ठीक है? इसको दोबारा रिपीट करो, कौन फ्रंट में आकर सामना करेगा। जैसे ही आपको एग्जाम के अंदर कन्फ्रंट दिखेगा, आपके माइंड में ये लाइन याद आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कन्फ्रंट कौन फ्रंट में आकर सामना करेगा, मतलब इसका मतलब होगा सामना करना। सेम अगला वर्ड है टेमिडिटी। टेमिडिटी का मतलब होता है दुस्साहस। सेम इसके लिए भी ट्रिक लिखी हुई है। टेमिडिटी को भी अलग अलग करके पढ़ो। टी से बन जाएगा तू, मेरी, यहाँ पे MIRI से बन जाएगा मेरी, और TY से टी। तो इसको लिख सकते हैं तू मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे किया। तो जैसे ही आपको टेमिडिटी दिखेगा, आपके मन में ये लाइन आएगी और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि टेमिडिटी का मतलब दुस्साहस होता है। तीसरा वर्ड है कैजुअल।
कैजोल का मतलब होता है उकसाना। देखो कैजोल के अंदर आपको काजोल की थोड़ी आवाज आ रही होगी, कैजोल काजोल। तो इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि काजोल को अक्षय ने उकसाया, यहां से अपना हो गया उकसाना कैजोल का। ऐसे ही फोर्थ वर्ड है एम्बिग्यूअस, जिसका मतलब होता है धुंधला। अभी आपने सीईटी प्री के अंदर देखा भी होगा कि ये प्री के अंदर आया हुआ था क्वेश्चन, सीईटी प्री के अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ था एम्बिग्यूअस का। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है सीईटी का। यहाँ पर आपको एम्बिग्यूअस का एंटोनियम बताना है। तो एम्बिग्यूअस का मतलब होता है धुंधला। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे, एम्बिग्यूअस को अलग अलग पढ़ेंगे। एम बी को हम पढ़ेंगे हम भी, गैस को पढ़ेंगे गैस, हम भी गैस। तो देखो हम भी गैस नहीं कर पाए सब धुंधला था। ठीक है दोस्तों, एम्बिग्यूअस को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, हम भी गैस नहीं कर पाए सब धुंधला था। तो यहाँ से एम्बिग्यूअस का मतलब होगा धुंधला। जैसे ही आपको एम्बिग्यूअस दिखेगा तभी आपके दिमाग में लाइन आएगी और आपको धुंधला वर्ड पता चल जाएगा। लास्ट वर्ड है स्टल्टिफाई, जिसका मतलब होता है बेवकूफ बनाना। स्टल्टिफाई को ऐसे पढ़ सकते हैं, स्टल से बन गया स्टाइल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टाइल से उल्टी करके उसने बेवकूफ बनाया। स्टल्टिफाई हो गया बेवकूफ बनाना। लाइन ट्रिक हो जाएगी अपनी, स्टाइल से उल्टी करके उसने बेवकूफ बनाया। तो ऐसे हमने देखो ट्रिक के द्वारा 5 वर्ड्स को इजीली याद कर लिया, और ऐसे हम इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ऐसे ही करके हम डेली 5-5 वर्ड वो कैब के याद करेंगे, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर जितने भी एंटोनिम या सिनोनिम आएंगे वो सारे ठीक हो जाएंगे। इसके बाद ये तो हो गया अपना वो कैब का टॉपिक है। अब इसके बाद क्या है, ग्रामर का टॉपिक लिया हुआ हमने। आज हम ग्रामर के अंदर करेंगे सबसे पहला चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या होता है कि हमें ये देखना होता है कि जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के बेस पे आएगी। ये टॉपिक हमें बताता है कि जो वर्ब जो आती है वो सब्जेक्ट के बेस पे आती है। मान लो अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी अपनी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिक कंसेप्ट हमारे चैप्टर का ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। एग्जाम्पल दे रखा है, ही राइट्स पोएम। यहाँ पर जो ही है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सिंगुलर है। ही मतलब वह एक आदमी की बात होगी ना, तो मतलब ये सिंगुलर है, तो इसकी वजह से वर्ब हमारी आई है राइट्स। आपको यहाँ पे ऐसे नहीं देखना कि ऐसे लग रहा है तो प्लूरल हो गया। आपने इंग्लिश में अंदर पढ़ा होगा कि जैसे राइट तो होता है प्लूरल, और जिसके पीछे एस लग जाता है, एस या ई एस लगता है, वो सिंगुलर होते हैं। ये आपको टेंसेस के अंदर भी पढ़ाएंगे, और आगे जो चैप्टर आएगा उसके अंदर वर्ब का उसके अंदर भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, सेम अगला एग्जांपल अपना, विनय गोज टू ऑफिस। विनय एक आदमी है यहाँ पे, मतलब सिंगुलर है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो अगला है अपना कॉन्सेप्ट है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। जैसे दे डैश राइडिंग ए बाईसाइकिल। दे होता है वे मतलब एक से ज्यादा लोगों की बातें कर रहे हैं हम, वे हो गया प्लूरल हो गया अपने यहाँ से, तो वर्ब हमारी प्लूरल आएगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं इज और आर। इज होती है सिंगुलर वर्ब होती है, आपको पता है, और आर जो प्लूरल होती है, तो यहाँ पे अपना आर आ जाएगा। दे आर राइडिंग ए बाईसाइकिल। सेम अगला एग्जाम्पल है, वी डैश प्लानिंग टू विजिट यूएसए। क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? अब देखो वी जो होता है, वी होता है हम मतलब एक से ज्यादा लोग हो गए, कितने भी हो सकते हैं, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। हम मतलब एक समूह हो गया लोगों का, एक से ज्यादा हो गया, तो ये हो गया प्लूरल। अब देखो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। प्लूरल कौन सी है, आर है, तो यहाँ पर आर आ जाएगा अपना। ये तो हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि भाई जो वर्ब है वो कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। अब क्या होता है कि इस चैप्टर के अंदर मतलब बहुत सारे रूल होते हैं, हम सारे तो ये नहीं करेंगे क्योंकि हमें ना तो सीजल का एग्जाम करना है अभी फिलहाल हमारा मकसद है मेंस का और ग्रुप डी का। तो हम क्या करेंगे, जो मेंस रूल्स हैं, जो हमारे एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं जिनसे, हम सिर्फ उन्हीं को करेंगे और उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलो सबसे पहले एग्जाम्पल के उसके अंदर चलते हैं, रूल के अंदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला रूल होएगा अपना। चलो रूल पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ बेसिक।
सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता हिंदी के अंदर, उद्देश्य डूअर, डूअर मतलब वही हो गया इंग्लिश के अंदर कर्ता हो गया, मतलब जो कोई काम करता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो कोई काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जांपल है वी प्ले क्रिकेट, वी हो गया हम, मतलब हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट कौन खेलता है? हम खेलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा अपना हम, ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ गए? सब्जेक्ट वो होता है जो कोई कार्य करता है सेंटेंस के अंदर। अब इसके बाद आता है सब्जेक्ट की पोजीशन, मतलब कर्ता की स्थिति। कर्ता कहाँ आएगा वाक्य के अंदर? सेंटर में आएगा, बीच में आएगा या लास्ट में आएगा? तो इसकी 3 पोजीशन होती हैं। मिडल होती है, एंड होती है, बिगिनिंग होती है। मिडल मतलब बीच में, एंड मतलब लास्ट में, और बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में। अब इसके एग्जाम्पल से समझो इसको। जैसे अगर मान लो सब्जेक्ट मिडिल के अंदर आएगा तो कैसे आएगा? एग्जाम्पल है व्हाट डज सी वांट टू डू। इसका मतलब हो गया वह क्या करना चाहती है। अब देखो इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है? व्हाट डज सी वांट टू डू। करता होता है जो कार्य करता है, तो यहाँ पर कार्य कौन करता है? सी, वह। तो वह देखो अब सेंटेंस के अंदर बीच में आया हुआ है, तो ये मिडिल के अंदर सब्जेक्ट हो गया अपना। सेम ऐसे ही एंड में जब सब्जेक्ट आएगा तो कैसे आएगा? हु आर यू। इसका हिंदी में करेंगे तो बन जाएगा तुम कौन हो। तो यहाँ पर कर्ता कौन है? कर्ता तुम है, और तुम लास्ट में आया है, तो ये अपना हो जाएगा एंड वाला एग्जाम्पल। इसके बाद अगर मान लो सब्जेक्ट बिगिनिंग में है तो कैसे आएगा? राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम फुटबॉल खेल रहा है, तो देखा जाए तो मतलब कर्ता कौन है इसका? राम है, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे कौन फुटबॉल खेल रहा है? राम खेल रहा है, तो राम कर्ता हो गया इसका, और राम यहाँ पर बिगिनिंग में आया हुआ है। तो ये होगी हमारी स्थिति सब्जेक्ट की। कर्ता कहाँ पर आएगा? मैं आपको दोनों लैंग्वेज में करवाऊंगा, इंग्लिश में भी करवाऊंगा और साथ के साथ हिंदी में भी बताऊंगा उसको, ताकि आपको इजीली याद हो जाए और मतलब समझ में जल्दी आए। क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका भाई इंग्लिश जो कमज़ोर है, क्योंकि उनको ना स्कूल में अच्छे से पढ़ाई हो पाई इंग्लिश की, ना कॉलेज में हो पाई। तो दोनों लैंग्वेज को लेकर चलेंगे हम, साथ के साथ इंग्लिश को भी और हिंदी को भी, ताकि वो आसान लगे आपको याद करने के लिए। तो अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे रूल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इसके अंदर बहुत सारे रूल हैं, हम मेन रूल पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला रूल आएगा नाउन आ जाए प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन, मतलब ऐसे चलता रहे और लास्ट में वर्ब आए। तो जो ये वर्ब है ना, ये जो है हमेशा जो पहला नाउन होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है? मतलब अगर मान लो ये नाउन सिंगुलर है तो ये वर्ब सिंगुलर आएगी, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। बीच वाले में नहीं देखने कितने भी नाउन हो, कुछ भी हो चाहे, हमें सिर्फ पहले वाला देखना है। इसके ऊपर डिपेंड करेगी वर्ब सिंगुलर आनी है प्लूरल आनी है। जैसे एग्जांपल से समझो, द बिहेवियर ऑफ दीज चिल्ड्रन डैश प्रेज वर्दी। हिंदी में देखे तो इन छात्रों का व्यवहार तारीफ लायक है। डैश में बताना है सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। अब देखो यहाँ पर 2 नाउन हो गए, एक नाउन तो हो गया ये द बिहेवियर, एक हो गया चिल्ड्रन। लेकिन हमने रूल क्या कहता हमारा, जब भी नाउन और यहाँ पर ऑफ हो जाएगा प्रीपोजिशन। रूल कहता है कि नाउन आ जाए प्रीपोजिशन आ जाए, नाउन आ जाए प्रीपोजिशन आ जाए, ना हो जाए। तो जो वर्ब है वो पहले वाले नाउन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहला नाउन हमारा द बिहेवियर है, और ये क्या है कि सिंगुलर है, तो जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर आ जाएगी, यहाँ पर इज आ जाएगी। अगर ये प्लूरल होता है यहाँ पर तो वर्ब प्लूरल आ जाती। हमें चिल्ड्रन नहीं देखना, कहीं ये देखो भाई इसके पहले चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल वर्ब लगा दो, नहीं। रूल के अकॉर्डिंग जो पहला नाउन होगा उसके बेस पे वर्ब हमारी आएगी, और ये हमारा सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, द गर्ल्स ऑफ मुंबई डैश आईली सगैशियस। बताना इज आएगा या आर आएगा। अब देखो वही सेम रूल वाला फार्मूला, द गर्ल्स नाउन हो गया पहला, ये हो गया प्रीपोजिशन, मुंबई नाउन हो गया। अब यहाँ पे बताना है, हमारा रूल कहता है कि जो वर्ब आएगी वो पहले नाउन के बेस पे आएगी, और जो पहला नाउन क्या हमारा प्लूरल है, तो वर्ब हमारी प्लूरल आ जाएगी, आर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों? अब देखो एक चीज़ और, जैसे इसके अंदर एक ये वर्ड आया हुआ है सगैशियस। अभी हमने वो क्या यहाँ पे 5 की थी, इसकी भी एक ट्रिक बना सकते हैं। सगैशियस का मतलब होता है स्वास्थ्यकारी। तो इसकी भी ट्रिक ऐसे बना सकते हो कि जैसे सगैशियस, सगैशियस से बनेगा साग सब्जी, मतलब एक टाइप से आवाज़ आ रही है ना अंदर से, साग सब्जी। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि साग सब्जी खाने वाले लोग स्वास्थ्यकारी होते हैं।
समझ रहे हो ना। जैसे तो हमने यहाँ पे ट्रिक बनाई थी, 5 वर्ड को याद किया था, ऐसे ही मान लो कोई भी कहीं भी आपको वर्ड दिखा, आप उसको ट्रिक से याद कर सकते हो लंबे समय तक। हमने एक वोकैब याद कर लिया आज की, हमारी 6 हो गई। सगैशिस होता है स्वास्थ्यकारी, साग सब्जी खाने वाले लोग स्वास्थ्यकारी होते हैं। ठीक है, तो ये अपना रूल 1 हो गया। अब इसके बाद चलते हैं अगले रूल के ऊपर। अगला रूल है S1 होता है सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद वर्ड कुछ वर्ड्स हैं, एज वेल एज हो, अलोंग विद हो, इन एडिशन हो, विद हो, अकम्पनीड बाय हो, और उसके बाद सब्जेक्ट 2 आ जाए। और जो वर्ब आएगी ना वो हमेशा जो सब्जेक्ट 1 होगा ना उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सेम पहले वाले की तरह है कि कितने भी नाउन आ जाए, जो वर्ब पहले नाउन पे डिपेंड करेगी। सेम ऐसे ही है, अगर सब्जेक्ट आ जाए, मान ली 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों सब्जेक्ट एज वेल एज, अलोंग विद, इन एडिशन, विद, अकम्पनीड बाय से जुड़े हैं, तो वर्ब जो पहले सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। ये लिख रखा मैंने, इन सच केसेस वर्ब एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के उस पर एग्री करेगी। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स डैश बीन अरेस्टेड। अब हमें बताना कि भाई सिंग वर्ब है जाएगा या है आएगा। देखो इसका मतलब हो गया राम अपने दोस्तों के साथ गिरफ्तार हो गया। अब ये नहीं देखना कि हमें भाई इससे पहले फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स में ऐसे लग रहा है प्लूरल हो गया, फ्रेंड्स मतलब कई सारे दोस्त हो गए, प्लूरल तो यहाँ पे हैव लगा दोगे। नहीं, हमारा रूल कहता है कि अगर मान लो ये सब्जेक्ट 1 हो गया हमारा, अलोंग विद वर्ड से जुड़ा है ये, और ये सब्जेक्ट 2 हो गया, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड करेगी। ये हमने पढ़ा था ना। ये देखो, अगर सब्जेक्ट 1 है, एज वेल एज है या अलोंग विद हो, मतलब इनमें से कोई भी एक वर्ड हो, ये सारे एक साथ नहीं आएंगे, ये डैश लगा रखे हैं यहाँ पे, कोई भी एक वर्ड आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया अलोंग विद आ गया, ठीक है, अलोंग विद जुड़ रहा है और सब्जेक्ट 2 है, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड करेगी। तो राम अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट 1 पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर अपनी राम सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी अपनी वर्ब जो सिंगुलर आ जाएगी यहाँ पर एज हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगला एग्जांपल है, द टीचर्स, ये टीचर्स है, एज वेल एज द स्टूडेंट्स डैश एक्साइटेड। अब द टीचर्स हो गया S1, स्टूडेंट्स हो गया S2। देखो दोनों प्लूरल है यहाँ पर, तो टीचर्स भी सब्जेक्ट स्टूडेंट्स भी, लेकिन हमें ये तो देखना ही नहीं कभी भी, हमें सिर्फ पहले वाला सब्जेक्ट देखना है। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, ये प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। अब यहाँ पर हमारा S1 जो है प्लूरल है, क्योंकि टीचर्स हो गए ना, बहुत सारे टीचर्स हो गए, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आएगी, वर्ब हमारी यहाँ पर आर आ जाएगी। मतलब ऐसे ही कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान रूल। अगर आप एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, अब क्या है कि रूल्स तो मैं आपको लिखवा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरे पास जो नोट्स मेरे हैं उनकी PDF में उसके अंदर डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, वहाँ से आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो, अपनी कॉपी बना लेना, कॉपी में लिख लेना और प्रैक्टिस करना एग्जाम्पल्स की। जैसे रूल लिख लेना कॉपी में सबसे हेडिंग में, उसके 5-6 एग्जाम्पल लिख लो ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। ऐसे करना आपको। अब रूल नंबर 3 है, ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर मान लो सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ आ जाए तो हमें क्या करना है कि वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। मतलब क्या है कि क्रिया जो है पास वाले कर्ता के हिसाब से आएगी। जैसे मान लो 2 सब्जेक्ट होंगे तो जो क्रिया जिसके पास जो सब्जेक्ट होगा ना उसके हिसाब से आएगी यहाँ पे, जब ये वर्ड्स होंगे बीच में। जैसे मान लो अगर कर्ता एक वचन होगा तो क्रिया एक वचन आएगी, कर्ता बहुवचन होगा तो क्रिया भी बहुवचन आएगी। एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, समझोगे एग्जाम्पल से आप। जैसे नीदर यू नोर योर फ्रेंड्स, आगे ना, नीदर नोर, नीदर नोर, एक सब्जेक्ट तो आगे नीदर के साथ, नीदर यू, नहीं तो तुम, नोर योर फ्रेंड्स, ना तुम्हारे दोस्त, डैश हेल्प्ड मी, किसी ने मदद करी। अब देखो हमें बताना कि है जाएगा या है आएगा। हमारा रूल क्या कहता है कि अगर ये वर्ड्स आ जाए ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो जो वर्ब है वो पास वाले सब्जेक्ट के उस पर डिपेंड करेगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब पास वाला। तो वर्ब हमारी यहाँ पे आनी है, इसके पास क्या है, ये फ्रेंड है, तो इसके बेस पे हमेशा वर्ब आएगी हमारी। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, कर्ता एक वचन है तो एक वचन आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन आएगी। अब फ्रेंड्स है, क्या ये प्लूरल है, तो वर्ब हमारी प्लूरल आ जाएगी हैव, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा। लेकिन ये पास वाला रूल
तभी है जब ये वर्ड दे रखे हो इधर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो। लेकिन इससे पहले आपने देखा था ना कि अगर मान लो सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट दे रखे और इनसे जुड़ रहे हैं एज वेल अलोंग विद इन एडिशन विद, तो वर्ब हमेशा पहले वाला सब्जेक्ट के बेस पे आएगी। ये चीज ध्यान रखना, इनकी प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि मतलब क्या क्या डिफरेंस है इन सभी रूल के अंदर। अगला एग्जाम्पल है ईदर द प्लेयर्स और कोच डैश टू कम डाउन। अब मेरे बताना है कि भाई जो वर्ब जो हमारी आएगी वो पास वाले सब्जेक्ट के बेस पे आएगी। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हो गया अपने, एक तो प्लेयर्स हो गया और हो गया कोच, तो सब्जेक्ट हो गया अपने। अब जो वर्ब आएगी वो पास वाले के उस पर आएगी, तो पास तो कौन है, कोच है, तो इसके बेस पे हमारी वर्ब आ जाएगी। अब ये क्या है, सिंगुलर है कोच, एक कोच की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर हो गया तो वर्ब हमारी सिंगुलर आ जाएगी। अब नीड और नीड्स में तो बताना है, सिंगुलर वर्ब होती है नीड्स, ये समझना कि ऐसा लग रहा है तो प्लूरल होगी। जब आप पढ़ोगे ना सिंपल टेंस पढ़ोगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि एस या ईएस लगने से सिंगुलर फॉर्म बनती है वर्ब की, वो आपको टेंस के अंदर बताएंगे। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि भाई मतलब जो वर्ब है वो कैसे आएगी सब्जेक्ट के बेस पे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। ये हमने कंसेप्ट कर लिया था। तो आज हमने क्या दोस्तों 4-5 रूल कर लिए चैप्टर के, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। कल हम और आगे के वोकैब लेके आएंगे और आगे के रूल्स करेंगे। अब जिस भी साथी को जो हमने आज काम किया है, ये वो कैब करे हैं या जो ग्रामर का पोर्शन किया, जितने भी रूल्स किए हैं, इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसको फॉलो कर लो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिस भी साथी को कोई भी डाउट हो इंग्लिश से संबंधित की कौन सी बुक से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, वो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, वो हम आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।